दोस्तों नमस्कार। एक ही दिन में 10 लाख करोड़ से लेकर 30-35 लाख करोड़ तक के वारे न्यारे क्या किसी लॉटरी में हो सकते हैं या किसी सट्टा बाजार में हो सकते हैं? और ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो फिर ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ आदमी क्या सोचेगा, सिर्फ इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ भारत के शेयर बाजार में हो रहा है और हुआ है। एक ही दिन में शेयर बाजार किस तरीके से कुलांचे मारता है और कैसे ढह जाता है, इसमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या क्या लाभ मिल जाता है और उन कंपनियों में पैसा लगाए हुए लोगों को कितना लाभ या कितना घाटा होता है, यह सवाल हर जहन में आज की तारीख में जरूर है। क्योंकि पहला बड़ा सवाल तो यही है, अगर शेयर बाजार लाखों करोड़ रुपए का गोता एक दिन में लगा दे और वहां पर आम शख्स की जेब खाली हो जाए, और वह भी एक दो नहीं लाखों शेयर धारकों के जेबें खाली हो जाए, और बाद में पता चले सब कुछ मैनिपुलेशन से हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और जिसकी जिम्मेदारी है कि इन परिस्थितियों को ना होने दे, अगर वह भी उसमें शामिल है, तब जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर इस देश की सरकार और उसके गवर्नेंस के तौर तरीके भी उसी कतार में नजर आए, तब जिम्मेदारी किसकी होगी? और इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ऐसे मामले इससे पहले जा चुके हों और ऐसी परिस्थितियां फिर सामने आ जाए कि नियामक भी उसी कतार में है जहां से गड़बड़ियां होती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? इन सारे सवालों के अक्स तले जरा सोचिए, जनवरी 2023 जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, एक ही दिन में 9.5 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार के डूब गए, और उसमें सारी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है अडानीज की, सभी गोता लगा गई और सभी नीचे आ गई। और उसी दिन दुनिया के मानचित्र पर तीसरे नंबर के सबसे रईस गौतम अडानी एक झटके में 30वें नंबर पर पहुंच गए और उनका पूरा मार्केट कैप ढह कर गिर गया। लेकिन उस वक्त जो आम लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, उनके जहन में कौन से सवाल होंगे, और उन सवालों के अक्स तले जिम्मेदारी इस देश में किसी ने ली या नहीं ली, या यह मान लिया कि दरअसल यह एक सट्टा ही है, एक लॉटरी ही है जिसके आसरे कल पैसा आ जाएगा, आज डूब गया। तो एक दूसरी परिस्थिति सामने आती है 1 जून 2024 को। एग्जिट पोल शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और शनिवार का दिन है ये, 1 जून शनिवार का दिन। और उस एग्जिट पोल में बतलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी भरकम जीत के साथ तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं और तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। 400 पार का नारा सफल दिखाया गया। 1 तारीख तो शनिवार थी, 2 तारीख रविवार थी, और 3 तारीख को जब शेयर बाजार खुला तो एक झटके में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस देश के भीतर में है, प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों पर जनता की सहमति है, और इसी के साथ तमाम वो कंपनियां जिनकी करीबी प्रधानमंत्री मोदी या सरकार के साथ खड़ी है, उनके शेयरों ने कुलांचे मारने शुरू कर दिए, और एक ही दिन के भीतर में 12,48,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया। बीएसई इंडेक्स ने 2,621 अंक बटोर लिए, निफ्टी ने 800 अंक बटोर लिए, यानी तकरीबन दोनों जगहों पर 3.5% की बढ़ोतरी खुले तौर पर दिखाई देने लगी। जो टॉप परफॉर्मर थे उसमें अडानी पोर्ट्स थे, अडानी इंटरप्राइजेस थे, पावर ग्रिड भी था, श्रीराम फाइनेंस भी था, एनटीपीसी भी थे, लेकिन अडानीज के सारे शेयर ऊपर, अंबानी के सारे शेयर ऊपर। इस दौर ने बतलाया कि सरकार अगर रहेगी तो शेयर बाजार कितनी तूफान भर सकता है, और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दे दिए कि शेयर बाजार किस तरीके से और कितने झटके में 75,000 पार और आने वाले वक्त में 85,000 पार करेगा, तो शेयर बाजार में आप पैसा लगा सकते हैं। यानी दुनिया के बाजार में जिस कॉरपोरेट को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से खुले तौर पर लोन मिलने में कोई दुविधा ना होती हो, जब उनके रिश्ते भारत सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पारदर्शिता के साथ करीब नजर आते हों, तो इस देश के भीतर में आम व्यक्ति
जब देखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारी भरकम वोट से जीत रहे हैं, तो उसके बाद और खुद वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार किस कुलांचों के साथ आगे बढ़ेगा, तो फिर पैसा कौन नहीं लगाएगा। उस दिन कितने आम लोगों ने पैसा कमाया होगा। ये 12.5 लाख करोड़ रुपया, जो 12,48,000 करोड़ रुपया, इसमें तमाम कंपनियों को बड़ा लाभ हुआ। ये 3 जून का जिक्र है और 4 जून को जब रिजल्ट सुबह से आना शुरू हुआ और शाम होते होते मैसेज, दोपहर तक ही मैसेज साफ हो गया कि बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद पूरा शेयर बाजार जिस लिहाज से डूब गया। और जिन्हें एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले 10% से ज्यादा का लाभ हुआ था, वह डूब गए। 20 से 25% तक का घाटा उन्हें हुआ और तमाम शेयर्स जो अडानीज के थे, सारे शेयर डूब गए। उस दिन की लिस्ट बतलाती है कि अडानी पोर्ट्स एक दिन पहले एग्जिट पोल से लाभ उन्हें लगभग 10.62% का होता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 21.40% का घाटा हो जाता है, नीचे आ जाते हैं। और उस दिन सारे चीजें जो डूबती चली गई, उसकी कुल रकम जो थी उस दिन की, वह थी 31 लाख करोड़ रुपया। शेयर बाजार के वेल्थ में एक झटके में कमी आ गई, यानी 3 तारीख की शाम को शेयर बाजार की मार्केट कैप ओवरऑल थी 426 लाख करोड़ और 24 घंटे के बाद उसी शेयर बाजार की मार्केट कैप थी 395 लाख करोड़, यानी 31 लाख करोड़ रुपए 24 घंटे के भीतर डूब गए। इस दौर में चाहे वो अडानी पोर्ट्स हो, चाहे अडानी इंटरप्राइजेस हो, चाहे अडानी पावर हो, चाहे अडानी टोटल गैस हो, चाहे अडानी एनर्जी हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, चाहे अडानी विल्मर, तमाम चीजें डूबती चली गई। और आज ये सवाल अडानीज को लेकर या अडानी की पहली हिडेनबर्ग की रिपोर्ट या फिर इलेक्शन से जोड़कर आज इस सवाल को इसीलिए पूछने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि जो इस बाजार पर नियामक संस्था के तौर पर मौजूद है, उसी नियामक संस्था ने एक जवाब दिया है और वो जवाब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट पर दिया गया, जिसने कहा कि दरअसल सेबी की चीफ जो है माधवी बुच, वह भी उस पूरी प्रक्रिया में और अडानी ग्रुप के साथ पैसा लगाने में शामिल रही हैं। और यहीं से यह सवाल बड़ा हो गया कि अगर मार्केट में मैनिपुलेशन के आसरे चीजें बढ़ती है या बढ़ाई जाती है, घटती है या घटाई जाती है, उसमें शामिल लाखों लोगों का पैसा अगर डूबता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। और जो नियामक संस्था है, क्या उसे जांच पूरी होने तक इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? लेकिन परिस्थितियां देखिए, जांच पूरी तो तब होगी जब जांच शुरू होगी, तो इस दौर में जांच भी नहीं हो रही है। और अगला सवाल यह भी है, तब इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? नियामक संस्था लेगी या वो कंपनी लेगी जिसके पैसे के पूरे मैनिपुलेशन का खेल हुआ है? जो पूरे कॉरपोरेट के नेक्सस के साथ चीजें सामने आएंगी तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदारी लें, या फिर इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा, क्योंकि यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास ही गया था जनवरी 2023 में, जो हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये मानकर चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश के भीतर में सेबी जो है एक नियामक संस्था है, जो एक स्वायत्त संस्था है, तो उससे हटकर जांच क्यों की जाए? वो खुद जांच कर ले, लेकिन जांच करने वाले पर अगर आरोप लग जाएगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? यह सवाल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उठा दिया और यह कहकर उठा दिया कि दरअसल क्या ये एक पूरे नेक्सस की परिस्थिति है जिसमें इस देश के आम लोगों के खून पसीने का पैसा जो बाजार के ग्लैमर में घुस के चले जाते हैं और उसके बाद जब उन्हें नुकसान होता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? असल में जो रिपोर्ट सामने नई आई है, उसने जो मैसेज दिया और सेबी का जो जवाब आया, वो भारत के उस नेक्सस की परतों को खोल देता है जहां पर इस देश के भीतर जो पैसे वाला ताकतवर एक समूह है, उसको कोई घाटा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और एक पूरी व्यवस्था जो शेयर बाजार के जरिए पैसा बनाने और कमाने की है, उसमें चंद हाथों में जो पैसा जिसने भी लगाया है वो उस उम्मीद और आस के साथ उसने लगाया है कि उसकी कमाई होगी, और यही हाल कंपनियों का है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई, जिसमें सेबी की चीफ माधवी बुच पर आरोप लगाए गए कि आपने जो पैसा जहां पर लगाया है
और आपके पति जिन कंपनियों से जुड़े हैं और वहां पर उन्होंने जो पैसा लगाया है, यह एक लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और पद पर बैठकर उन्हें लाभ पहुंचाने की सोच भी है। अब आप सोचिए कि इसका जवाब किस रूप में आ सकता है। यह नहीं है कि पैसा नहीं लगाया है, कहा गया कि पैसा तो लगाया है, लेकिन उस समय हम सेबी से जुड़े नहीं थे। हमारे पति जो पैसा लगाए हुए थे उस वक्त तक हम सेबी के चेयरमैन हुए नहीं थे। तो सेबी के चेयरमैन होना या सेबी के साथ जुड़ना, 2017 में सेबी के साथ जुड़ना, 2022 में सेबी का चेयरमैन होना, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच ही इस देश के भीतर में एक दिन में 10 से 30-35 लाख करोड़ का वारे न्यारे कई मौकों पर हो गए। और सवाल यह उठने लगा कि उस पर रोक कैसे लगाई जाएगी। तो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया, राहुल गांधी उसी नब्ज को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट को भी जगाना चाह रहे हैं कि अगर सब कोई इस कतार में है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी इस देश के आम लोगों को राहत रियायत और शायद उस भरोसे को दिलाने की है कि वह सुओ मोटो ले ले, यानी खुद अपनी पहल करे। क्योंकि सेबी की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें सेबी ने निवेशकों से कह दिया कि आप शांति बनाए रखें और ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस जानकारी का सही आकलन आप खुद कर लें। और सेबी ने यह भी कहा कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उसमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। उसके बाद कहा गया कि अडानी समूह के मामले में सेबी ने क्या काम किया है, 24 में से 23 जांच को पूरा कर लिया है और आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। यह कौन सा मामला है? यह मामला जनवरी 2023 का है। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच सौंपा और जिस आखिरी मामले की जांच पूरी होने का जिक्र है वह उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनियों का जो शेयर बाजार के बाहर निकलकर पैसा जहां लगा है और जहां से पैसा आता है, यानी विदेश से आने वाले पैसे और वहां की ऑफशोर कंपनी हो या जिस लिहाज से जिन कंपनी, वो जांच पूरी नहीं हुई थी, तो इसका जिक्र किया जा रहा है। अब इसमें सेबी ने और अडानी समूह को लेकर सफाई दी कि अडानी समूह को 100 से ज्यादा सम्मन्स और 1100 पत्र और ईमेल जारी किए गए। इसके अलावे सेबी ने घरेलू और विदेशी नियामकों से 300 से ज्यादा बार बातचीत की, साथ ही 12,000 पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई है। और इन सब के बीच जो अपने तौर पर सेबी के चेयरमैन ने कहा कि देखिए हम तो एक खुली किताब हैं, उस किताब में हर किसी को जानकारी है कि हमारे पति किस कंपनी के साथ जुड़े हैं। उस कंपनी को आप हटकर मत देखिए, क्योंकि सेबी तो सबको एक बराबर देखता है। उन्हें क्या लाभ मिला तो बहुत कंपनियों को लाभ मिला होगा, उन्होंने कहां पैसा लगा रखा है तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा होगा, उनके जो मित्र हैं उन मित्रों के आश्रय सेबी को मत जोड़िए। इन तमाम बातों का जिक्र करते करते इस देश के भीतर शेयर बाजार एक ऐसे बाजार के तौर पर नजर आने लगा जिससे लगा कि इस देश की इकोनॉमी को अगर कोई संभाले हुए है तो वह शेयर बाजार है। क्योंकि इस देश का बजट अगर 48 लाख करोड़ का है और सरकार उसे 48 लाख करोड़ में से 41 लाख करोड़ रुपया टैक्स पेयर के पैसे से बटोरती है, तो इस देश की इकोनॉमी को चलाने की परिस्थिति में शेयर बाजार की पैसा, उसकी पूंजी वही रोटेट कैसे कर रही है। और शायद इसीलिए जब राहुल गांधी ने शेयर बाजार को लेकर जिन 3 समस्या या जिन तीनों सवालों को उठाया, उसका जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि इस देश की इकोनॉमी से बाहरी ताकतें खिलवाड़ कर रही हैं और कांग्रेस इस देश के भीतर में आर्थिक अराजकता फैलाकर इस देश की सत्ता व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। और इसी अंदाज में बीजेपी के नेता मंत्री हों, दोनों निकलकर सामने आ गए। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतनी तेज गति से तरक्की करे, और उसी का ही परिणाम है कि वो कहीं न कहीं भारत की तरक्की या भारत की जो हो रही है उन्नति, उसको रोकने के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट है
ये प्रकाशित करवाते रहते हैं, कभी पेपर में, कभी किसी मैगजीन में। सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. वैसे यहां कोई भी सवाल पूछ सकता है कि अडानी ग्रुप को लेकर या सेबी की चेयरमैन को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस देश के भीतर आई, उससे सरकार का क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि अगर शेयर बाजार डिस्टर्ब हो जाए तो इस देश के भीतर में जो कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान पाई हुई है, क्योंकि सभी मैक्सिमम कंपनियां मल्टीनेशनल है, बहुराष्ट्रीय है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी उन्होंने बड़ी तादाद में पैसा उठा रखा है, और पैसा कभी भी किसी देश की सीमा को नहीं देखता है। और इस दौर में खास तौर से वो ग्रीन एनर्जी का सवाल हो, पावर सेक्टर का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, इसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तमाम बड़ी कंपनियों के बीच पैसों का आदान प्रदान बाखूबी होता है। तो एक झटके में उस पर सीधी आंच आ जाएगी तो सरकार को लगता है कि यह स्थिति भारत की इकोनॉमी के लिए घातक होगी, तो वो इस मैदान में कूद गई। लेकिन सवाल इसके बाद फिर है कि जहां पर आरोप लगा, जो सेबी की चेयरमैन पर आरोप लगा, उन आरोपों के सिलसिले में उन्होंने पैसों को लेकर क्या कहा? उनका कहना है कि दरअसल अपने काम के दौरान हमने और हमारे पति ने पैसे जोड़े और वो इन्वेस्ट किया, निवेश किया, और माधवीपुरी के मौजूदा पक्ष को रखते हुए विपक्ष जो वित्तीय स्थिति का आकलन है वो गलत करना है और वो दुर्भावना से प्रेरित दिखाई देता है। और इस बयान में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें निवेश करने का फैसला 2015 में किया गया था, जबकि वह एक आम नागरिक थी, सिंगापुर में रहती थी, और वह उनके सेबी से जुड़ने के 2 बरस पहले की बात है, इसीलिए उसको ना जोड़ा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस फंड में निवेश करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा जो थे वह उनके पति धवल के बचपन के दोस्त हैं, और वे दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े। IIT दिल्ली में समय से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और आहूजा ने 2018 में उस फंड हाउस को छोड़ दिया तो हमने भी अपने इन्वेस्टमेंट को वहां से हटा लिया, भुना लिया। और यह भी इस बयान में कहा गया कि अनिल आहूजा ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी समय फंड हाउस ने किसी भी अदानी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया है। यानी भारत के कई नियमों का उल्लंघन करने के लिए हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, तो जिसको नोटिस खुद सेबी ने दिया है उसकी रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? लेकिन पक्ष इस देश के भीतर में एक दूसरा है कि जो शेयर बाजार उन भावनाओं से चलता है जिन भावनाओं के आसार पर बड़ी बड़ी कंपनियों की साख होती है और लोग अपना पैसा सोचकर लगाते हैं, वहां पर अगर ऐसी स्थिति में लोगों का पैसा डूब रहा है तो नियामक संस्था को ही यह तय करना होता है कि ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन ऐसी स्थिति जनवरी 2023 में आई, ऐसी स्थिति 3 जून 2024 को आई, ऐसी स्थिति 4 जून 2024 को आई। इतनी बड़ी रकम के वारे न्यारे एक दिन में हो रहे हैं और नियामक संस्था अपने तौर पर यह मानकर चल रही है कि ऐसा तो होता है और बरसों बरस में ऐसा होता है। इसी परिस्थिति के मद्देनजर जो सवाल सत्ता और राहुल गांधी एक दूसरे से जूझ रहे हैं उसमें बड़े सीरियस तरीके से कांग्रेस अब यह कहने से नहीं चुक रही है, संभव कैसे है? It was a really shocking situation when the SEBI chairperson itself is involved in this entire episode. Is really shocking for the country at all. We are demanding for a JPC inquiry on it. Earlier also we demanded the JPC inquiry. Finally, Supreme Court has given a verdict. But I think that Supreme Court also misled. They have given a misleading report to the Supreme Court also. I think Supreme Court also will take a suo motu case against this.
अब कांग्रेस जो भी कहे, इस देश की इकोनॉमी तो परसेप्शन पर चलती है, और परसेप्शन नया क्या है? इस देश के भीतर में खुदरा महंगाई दर कम हो गई। ये तमाम परिस्थितियों के बीच आज ही जुलाई के महीने की खुदरा महंगाई दर की रिजल्ट सामने सरकार ने दे डाला और कहा कि देखिए 4% से नीचे इस वक्त खुदरा महंगाई दर 3.5% है, जो कि पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल से जून तक 5.1% थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार यह भी बता रही है कि जो खाने पीने का सामान है उसमें 2.8% की तेजी है, जो दाल है वो 10% से ज्यादा की तेजी है, जो बाजरा ज्वार है उसमें लगभग 8.5% की तेजी है। तो एक परसेप्शन किस रूप में इस देश के भीतर में उस इकोनॉमी को लेकर बनाया जाए जिस इकोनॉमी के आसरे इस देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूबा हुआ है, इसी दौर में महंगाई आसमान छू रही है, इसी दौर में लोगों को पीएफ का पैसा निकालकर जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, यानी आम लोग और मिडिल क्लास के ऊपर इसी दौर में सबसे ज्यादा टैक्स थोपे गए हैं। और बजट का एनालिसिस भी बताता है कि जो डायरेक्ट टैक्स आम लोगों से इस देश में लिया जाता है उससे कम टैक्स इस देश के कॉरपोरेट से वसूला जाता है, यानी जिनके पास इस देश की 50% से ज्यादा पूंजी है उस कॉरपोरेट का टैक्स जो है इस देश में मिडिल क्लास के जरिए जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट होता है आईटीआर भर के, वो ज्यादा है बनिस्बत उसके। और उसके साथ अगर जीएसटी भी जोड़ दीजिएगा तो फिर मतलब बहुत साफ है कि कॉरपोरेट के हक और उसके अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए पूरी इकोनॉमी का खांचा एक क्रिएट किया गया। जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी अगर कोई गड़बड़ी होगी, और इस देश के भीतर के जो इंस्टीट्यूशन हैं वह भी उसी सरकार के लिए काम करने लगेंगे जिससे कि इकोनॉमी चलती हुई दिखाई दे। और इन तमाम परिस्थितियों में क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर जांच नहीं करवा सकता है अगर जांच एजेंसियों ने खामोशी बरती हुई है सरकार के इशारे को लेकर? इन सारे सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई हो या ना हो, लेकिन दो गंभीर बातें इस दौर की सबसे बड़ी है। पहली गंभीर स्थिति तो यही है कि इस देश के भीतर में अगर शेयर बाजार के आकलन उस पंप की हुई पूंजी पर टिके हुए हैं जो कि किसी भी हालत में पैसा डाल डाल के एक गुब्बारा फुलाया गया है, तो कल्पना के परे है जिस दिन यह ढहेगा वह दुनिया के किसी भी देश की मंदी से ज्यादा खतरनाक होगा। और दूसरी बड़ी बात है, इस दौर में कॉरपोरेट की भूमिका अगर सत्ता के साथ खड़े होकर अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की है तो किसी भी देश में जो स्वस्थ प्रतियोगिता कॉरपोरेट के भीतर भी होती है अगर वही खत्म हो गया इस देश के भीतर में, तो जब सरकार पलटेगी तब की स्थिति उन कॉरपोरेट्स के लिए क्या होगी और उस दौर में वह कौन सा कदम अपने आप को बचाने के लिए उठाएंगे। यह भी सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में हर किसी को पता है जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वह तो बदल जाती है, लेकिन कॉरपोरेट की एक समानांतर सत्ता होती है जो बदल नहीं पाती है। वो टाटा बिरला के दौर से अंबानी अडानी के दौर तक का सच है, और उसको दूर करने के लिए कोई कैसे काम करेगा ये सवाल शायद मौजूदा वक्त में आम लोगों के लिए सबसे बड़ा है, और सोचना और तय करना उन्हें ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।